गाइस, केम क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम। डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, फोर्थ चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में। दोस्तों, आज हम स्टेप्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। आज हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बाद इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। एवरेज रेट जो रहता है दोस्तों, किसी टाइम ऑफ इंटरवल के बीच का जो चेंज इन कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए, वो हमारा क्या रहता है, एवरेज रेट। एवरेज रेट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद टाइम इंटरवल। क्लियर नहीं है ये? लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रेंड्स, वो इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, जस्ट ए मोमेंट के लिए, कि किसी भी मोमेंट में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के लिए उसका कंसंट्रेशन, उसका रेट किस तरह से अफेक्ट होता है, किस तरह से चेंज होता है। क्लियर नहीं है ये? वो चीज हम आज स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स, जैसा मैंने अभी बताया, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट विद इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल। क्लियर नहीं है ये? जैसे हमारा कोई केमिकल रिएक्शन है फ्रेंड्स, A टेंड्स टू P, यानी A हमारा क्या है दोस्तों, रिएक्टेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है फ्रेंड्स, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर नहीं है? तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट क्या रहेगा फ्रेंड्स, हमारा इंस्टेंटेनियस रेट जो निकल के आएगा फ्रेंड्स, इसके लिए वो रहेगा हमारा D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A ओवर dt माइनस साइन के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन रिएक्शन में डिक्रीज होता है तो नेगेटिव साइन से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और प्रोडक्ट के लिए क्या रहेगा हमारा D ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P ओवर dt। क्लियर नहीं है? बेसिक जो चीज आपको देखने को मिलेगी वो क्या है, एक तरह से रिप्रेजेंटेशन का अंतर है। जब हम एवरेज रेट निकालते हैं तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर डेल्टा टी नहीं है, और जब आप इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हो तो डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर डी टी। इस तरह से केवल ये डिफरेंस होता है। यानी इंस्टेंटेनियस टाइम ऑफ इंटरवल के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेशन रहता है एक तरह से, वो क्या रहता है हमारा डी टी। इंस्टेंट टाइम को हम डी टी से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। ओके, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, पूछ लेता है एक नंबर में। तो जैसे हमारा रिएक्शन है फ्रेंड्स N2 प्लस 3H2 2NH3। क्लियर है नहीं? इसके लिए इंस्टेंटेनियस जब हम रेट निकालेंगे तो वो क्या रहेगा हमारा, माइनस साइन के साथ रिएक्टेंट में कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ओवर dt माइनस 1/3। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, वो किस में चले जाते हैं, डिवीजन में चले जाते हैं। डी ऑफ हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ओवर dt और 1/2 अमोनिया का कंसंट्रेशन ओवर dt। क्लियर नहीं है ये? इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। और भी कोई रिएक्शन ले सकते हैं, जैसे फ्रेंड्स H2 है प्लस I2 है, क्या बना देगा, 2HI बना देगा, नहीं है? इसके लिए माइनस इंस्टेंटेनियस रेट हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ओवर dt इज इक्वल माइनस साइन के साथ आयोडीन का कंसंट्रेशन ओवर dt, और स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या रहेगा हमारा 1/2 d ऑफ HI का कंसंट्रेशन ओवर dt। क्लियर नहीं है ये? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दिस रिएक्शन। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट के लिए। अब हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन देखेंगे इसका, कि किस तरह से हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है ये? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस रेट। दोस्तों, एवरेज रेट के लिए समझ लीजिए, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज रेट। एवरेज रेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, देखिए
कोई केमिकल रिएक्शन जब प्रोसीड होती है फ्रेंड्स, ये ग्राफ से समझना है आप लोगों को, नहीं है ये कंसंट्रेशन के लिए हमारा, टाइम के लिए, जैसे ये है हमारा इंटरवल 5, 10, 15, 20, 25, ओके। और कंसंट्रेशन के लिए फ्रेंड्स जैसे ये है हमारा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स। अब स्टार्टिंग में हमारे पास, जब हमारे पास क्या होता है रिएक्टेंट, और वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। शुरुआत में हमारे पास जो चीज़ है वो है हमारे पास रिएक्टेंट, और उसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है दोस्तों, मान लीजिए ये है, ठीक है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन होती है। जब रिएक्शन प्रोसीड होती है ना आगे की तरफ, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो वहाँ रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है घटना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर नहीं है ये। मान लीजिए जैसे ये है कि 5 सेकेंड्स में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.6 है, 5 सेकेंड पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना है, 0.6, और आफ्टर वो कह रहा है कि 10 मिनट्स 5 to 15 तक पहुंच रहे हैं, यानी 10 मिनट के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना हो जाता है फ्रेंड्स आपका, ये। क्लियर नहीं है ये। तो एक वेरिएशन एक निकल के आता है आपका इस तरह से कि पहले 5 सेकंड पर, 5 सेकंड पर ये कंसंट्रेशन थी, और 15 सेकंड्स पर 0.2 कंसंट्रेशन है। तो इस तरह का जो वेरिएशन है हमारा ये निकल के आता है, ठीक है। इस वेरिएशन को हम बोलते हैं फ्रेंड्स एवरेज रेट। इसमें हम मान के चलते हैं कि ये x1 कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के लिए, और ये x2 कंसंट्रेशन है कितने टाइम पर, ये मान लीजिए t1 टाइम और ये t2 टाइम है। तो एवरेज रेट क्या निकल के आता है दोस्तों हमारा, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1, और नेगेटिव साइन, क्योंकि रिएक्टेंट है ना, तो नेगेटिव साइन के साथ रिएक्टेंट के लिए एवरेज रेट निकाल के चलेंगे। आया समझ दोस्तों कि 5वें सेकंड पर यानी t1 टाइम पर हमने मान लिया है x1 कंसंट्रेशन, t2 टाइम पर हमने मान लिया x2 कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया, x2 माइनस x1, टाइम में कितना चेंज आया, t2 माइनस t1, माइनस साइन के साथ रख दीजिए एवरेज रेट। कंसंट्रेशन ओवर टाइम क्या रहेगा हमारा, एवरेज रेट। ओके, चलिए फ्रेंड्स, दूसरा आ जाता है इसी में हमारा रिएक्टेंट के लिए ही, यदि हमें इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, रिएक्टेंट के लिए क्या निकालना हो, इंस्टेंटेनियस रेट निकालना हो, ये तो क्या निकल के आया हमारा, एवरेज रेट। ओके, इसके लिए रिएक्टेंट के लिए यहां पर राइट कर सकते हैं हम रिएक्टेंट के लिए, ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस रेट निकाल रहे हैं, इंस्टेंटेनियस रेट फॉर रिएक्टेंट, तो वो भी समझ लीजिए। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए फ्रेंड्स जैसे ये वेरिएशन रहता है हमारा, कंसंट्रेशन टाइम, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता है। इज दैट क्लियर। अब इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल के लिए, किसी जस्ट मोमेंट के लिए, नहीं है, रिएक्टेंट का रेट कितना चेंज होता है वो हमारा रहेगा इंस्टेंटेनियस रेट। समझ के चलना भाई, फोकस रखेंगे बोर्ड पे। देखिए मान लीजिए हमें इस टाइम पर, ठीक है, मान लीजिए इस टाइम पर हमें रेट निकालना है, तो इस टाइम पर हम देखेंगे वेरिएशन में ये हमारा मार्क रहेगा, इस मार्क पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं ये। अब ये इस टेंजेंट के लिए एक्सिस पर इंटरसेप्ट पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन के लिए तो इसको dx से रिप्रेजेंट करेंगे, और टाइम के लिए फ्रेंड्स इसको dt से रिप्रेजेंट करेंगे,
क्लियर है नहीं? इन इंटरसेप्ट पॉइंट को नाम दे सकते हैं ए, ओ और आपका बी, इस तरह से। क्लियर है नहीं है? तो रेट जब हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे वो क्या रहेगा हमारा, रिएक्टेंट के लिए तो माइनस साइन के साथ ए ओ का कंसंट्रेशन, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ओवर टाइम टेकन बी ओ, इस तरह से। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए ओ क्या है हमारा डी एक्स, यानी माइनस डी एक्स ओवर, और ओ भी क्या है हमारा दोस्तों डी टी। तो इस तरह से हमारा इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट किसके लिए कैलकुलेशन में आया है, केवल रिएक्टेंट के लिए। ओके, समझ लेना। एवरेज रेट में तो क्या रहता है, टाइम इंटरवल निकालिए T2 माइनस T1 करके, 10 सेकंड का टाइम इंटरवल। यहाँ पर इंस्टेंट मान लीजिए इस पॉइंट पर, इस टाइम पर हम रेट निकाल रहे हैं, इस टाइम पर, तो इस टाइम पर स्लोप एक टेंजेंट डाल देते हैं कर्व के ऊपर, और उस कर्व के लिए हम इंटरसेप्ट पॉइंट निकालते हैं dx और dt, जो हमें क्या देते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट देते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स हम। डिटर्मिनेशन ये एवरेज रेट के लिए था रिएक्टेंट के केस में। अब हम प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, देखिए ये देख लेना दोस्तों। जैसा हमने अभी बात की थी कि प्रोडक्ट के केस में फ्रेंड्स, प्रोडक्ट के केस में कंसंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीज विद टाइम। प्रोडक्ट के केस में क्या रहता है, ये फ्रेंड्स कंसंट्रेशन के लिए वेरिएशन है, ये हमारा आ जाएगा टाइम। और प्रोडक्ट के केस में मैंने क्या बताया आपको, लेट, ये कंसंट्रेशन है फ्रेंड्स आपका x1 कितने टाइम पर है, t1 टाइम पर कह रहा है। ये कंसंट्रेशन आगे दोस्तों x2 कितने टाइम पर है, t2 टाइम पर। क्लियर है नहीं? t1 टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन है, x1, टाइम बढ़ा, क्लियर है नहीं, कंसंट्रेशन बढ़ गई। t2 टाइम पर कितनी कंसंट्रेशन होगी, x2, t3 पर और बढ़ेगी। तो वेरिएशन किस तरह से निकल के आता है दोस्तों, इस तरह का ये वेरिएशन हमें निकल के आता है। कब, जब हम प्रोडक्ट के केस में निकालते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में रेट एवरेज क्या निकल के आता है हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1 ओवर टाइम इंटरवल t2 माइनस t1, पॉजिटिव साइन रहता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट के केस में एवरेज रेट निकल जाता है। और प्रोडक्ट के केस में ही यदि हम, ये प्रोडक्ट है दोस्तों, प्रोडक्ट के केस में ही यदि हम इंस्टेंटेनियस रेट निकालेंगे तो उसके लिए हमारा वेरिएशन इस तरह से निकल के आएगा, कंसंट्रेशन टाइम, ये वेरिएशन रहता है दोस्तों, नहीं है? एवरेज रेट के केस में इंस्टेंट टाइम के लिए हमें निकालना है, क्लियर है नहीं? मान लीजिए इस टाइम के लिए हमें निकालना है, तो इस पर एक स्लोप हम डाल देते हैं, इंटरसेप्ट पॉइंट जो रहेंगे dx और चेंज इन टाइम dt को रिप्रेजेंट करेगा। तो रेट इंस्टेंटेनियस क्या रहेगा हमारा, प्रोडक्ट है प्लस साइन के साथ चेंज इन कंसंट्रेशन इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर इंस्टेंट टाइम ऑफ इंटरवल dt, दैट इज अवर इंस्टेंटेनियस रेट फॉर प्रोडक्ट। ओके, समझ लीजिए दोस्तों। तो ये डिटर्मिनेशन हो जाती है, एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन हो जाता है फ्रेंड्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन यहाँ से बनता है एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट से। क्लियर है नहीं है ये फ्रेंड्स? एग्जाम में ज़्यादातर एवरेज रेट से रिलेटेड ही हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और उस न्यूमेरिकल में किस तरह से क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है, उसने हमें ये मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन है 2NO2, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है फ्रेंड्स 2NO प्लस O2 में।
2NO2 का डिकम्पोजिशन किस में हो गया, 2NO प्लस O2 में। अब वो कह रहा है कि ये तो डिसअपियरेंस, हमेशा जो रिएक्टेंट होता है वो डिसअपियरेंस में जाता है और प्रोडक्ट अपीयरेंस में जाता है, फॉर्मेशन के लिए जाता है। क्लियर है नहीं ये? क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, कंज्यूम होने शुरू हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस के टर्म में, और इसको स्टडी करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में। क्लियर है नहीं ये? अब इनमें से किसी एक के लिए उसने रेट दे रखा होता है, किसी भी एक के लिए मान लीजिए उसने ये दे रखा है फ्रेंड्स, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस उसने दे रखा है, मान लीजिए फ्रेंड्स 3.5 10 की पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है नहीं है ये उसने रेट दे रखा है दोस्तों, नहीं है? रेट ऑफ फ्रेंड्स आपका डिसअपियरेंस, इसके केस में ये दे रखा, सॉरी अपीयरेंस ये दे रखा है। अब बात करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड आउट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NO2, NO2 का डिसअपियरेंस रेट निकालिए। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसके लिए इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ एवरेज रेट निकालते हैं। एवरेज रेट क्या निकल के आता है इसका, माइनस जो रेट ऑफ रिएक्शन है फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल के आएगी, समझ के चलेंगे, आसान है बहुत। रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा इसका दोस्तों, -12 D ऑफ NO2 ओवर dt इज इक्वल 1/2 NO ओवर dt इज इक्वल D ऑफ O2 का कंसंट्रेशन ओवर dt। ठीक है, इसके लिए ये आ गया एवरेज रेट। अब देखिए इस वाले क्वेश्चंस में सबसे पहला टारगेट क्या होता है आपका, बहुत आसान है। आपको इस तरह का इक्वेशन दिया हुआ होगा, 3 या 4 आपके कंपोनेंट होंगे, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, नहीं है? कितने भी हो, आपको किसी भी टाइप से केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो, आपको किसी एक का अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस जरूर मिलेगा। क्लियर है नहीं है? और 1 या 2 का आपसे पूछ रखा होगा। तो ध्यान रखेंगे, आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि रिएक्शन को रेट ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में आपको राइट करना है। क्लियर है नहीं है? ये रिएक्शन रेट की फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। आफ्टर दैट दूसरा जो आप स्टेप उठाएंगे वो आप कंपेयर करेंगे, जिसके लिए रेट दिया हुआ है आपको और जिसका आपको निकालना है। हमें NO के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस दिया हुआ है, NO2 के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हमें निकालना है। तो केवल इन 2 कंपोनेंट का ही हम लोगों को कंपेयर करना है। क्लियर है नहीं? इन 2 को ही उठा लीजिए, ये उठा लिया हमने, नहीं है? -12 D ऑफ NO2 ओवर dt इज इक्वल हाफ ऑफ D ऑफ NO ओवर dt। क्लियर है नहीं है? ये नेगेटिव साइन कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, ये तो रिप्रेजेंटेशन के लिए ये इंडिकेट करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, बस, नहीं है? अब देखिए यहाँ पर NO की जगह हम क्या रख दें फ्रेंड्स, D ऑफ हाफ को हटा दें, D ऑफ NO2 ओवर dt, यहाँ भी हाफ है ये भी निकल जाएगा, D ऑफ NO ओवर dt, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा? यानी इसका जो रेट रहेगा NO2 के लिए वो NO के रेट के इक्विवेलेंट रहेगा। जो NO2 का डिसअपीयरेंस रहेगा वो NO के अपीयरेंस के बराबर रहेगा। NO का अपीयरेंस कितना है फ्रेंड्स, 3.5 10 की पावर -5। क्लियर है नहीं? ये इसका अपीयरेंस दे रखा है, तो ये इसके लिए क्या रहेगा, डिसअपीयरेंस रहेगा। और जब हमें O2 के लिए कैलकुलेशन करना होता है तो O2 के केस में भी यदि हमें इसका दिया हुआ है, इसका निकालना है, तो इन दोनों को उठा लीजिए। क्लियर है नहीं? इसका रेट इज इक्वल क्या रहेगा, इसके हाफ ऑफ NO ओवर dt, नहीं है? NO ओवर dt कितना दिया हुआ, 3.5 10 की पावर 5, इसका हाफ कर दीजिए, इसका रेट निकल जाएगा D ऑफ O2 ओवर dt के लिए। क्लियर हुआ? तो इस तरह का हमारा 2 नंबर में न्यूमेरिकल्स निकलता है एवरेज रेट के टर्म में। ओके,